कर लो। ये चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन का ये पार्ट कितना है जी? 3 है। कल 2 तक बता दिए थे, ये 3 है। इसको मन रखो। जनसंख्या संगठन छोटा चैप्टर है, लेकिन समझाने में इसको वक्त लगता है, लिखने में वक्त लगता है, जिसका वजह से चैप्टर लंबा चल रही है। देखिए 2 दिन का चैप्टर है, बड़ी मुश्किल से। कल लिंगानुपात हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी लिंगानुपात किसी विशेष क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को ही बोलते हैं लिंगानुपात। हम लिंगानुपात के बारे में और क्या क्या पढ़ें? लिंगानुपात अच्छा कब होता है, बुरा कब होता है, इसके बेसिस पर कल मैंने सवाल दिया था। आप बनाए होंगे, और नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिएगा, और आंसर शीट जो आपको इसका मिल जाएगा, ग्रुप में नहीं चैनल पर मिलेगा। दूसरी बात है, लिंगानुपात अच्छा कब बोलेंगे? जब स्त्रियों की संख्या अधिक हो पुरुष की तुलना में, तो लिंगानुपात अच्छा है। लिंगानुपात खराब कब है? जब स्त्री की संख्या कम हो पुरुष की तुलना में, तो खराब है। जैसे कल हमने विश्व का औसत लिंगानुपात देखा था, 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। 100 स्त्री है, 102 पुरुष हैं। स्त्री कम है, पुरुष ज़्यादा हैं, इसका मतलब यहाँ पर लिंगानुपात खराब है। फिर हमने देखा था उच्चतम लिंगानुपात कहाँ पर? यूएई पर या लातविया पर? लातविया पर। और याद है आपको, लातविया मैंने कल बताया उस कौन सा देश था, यूएसएसआर वाला। वहां पर 100 स्त्री पर 85 पुरुष था। मतलब यहां लिंगानुपात अच्छा है, स्त्री की संख्या ज्यादा है। और निम्नतम जो लिंगानुपात पढ़ा था मैंने कल, यूएई, एशियन कंट्री है यूएई, वहां पर देखते हैं 100 स्त्री पर 311 पुरुष, जो कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है, कल सिखा दिए थे। साथ ही हमने कल ये भी पढ़ा था, चर्चा किया था कि लिंगानुपात कम बेसी क्यों होता है। बेसी तो होता ही नहीं, लगभग कम ही होता है। उसका कारण भी मैं करके बताया था। बताया था कि नहीं बताया था? कारण में पहला क्या था? पहला कारण क्या था? रीजन क्या थे? पहला कन्या भ्रूण हत्या, अगर याद है तो बताए थे। स्त्रियों बच्चों के साथ घरेलू हिंसा, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर कम होना, ये सब कुछ विशेष पॉइंट है जिसके कारण जो है लिंगानुपात एकदम घट रहा है। और साथ में हमने आपको बताया था कि लिंगानुपात का फॉर्मूला क्या आता है। अपने देश की बात करो, भारत में, चूंकि भारत पुरुष प्रधान है, इसलिए प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, इस तरह हिसाब से निकालते हैं। यानी स्त्रियों की संख्या बटे पुरुष की संख्या इंटू 1000। और अन्य देश में इसका अपोजिट, पुरुष ऊपर रहेंगे, स्त्रियां नीचे आएंगी। यानी पुरुष की संख्या बटे स्त्री की संख्या गुना 1000। यानी अन्य देशों में प्रति 1000 स्त्री पर कितने पुरुष हैं, ये होता है। और यूएसए की बात हमने कहा था कल, यूएसए में क्या कहा था, यहाँ पर 100 पर निकाला जाता है। प्रति 100 पर, प्रति 100 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, ये निकाले जाते हैं यूएसए में। तो इतना सारे चीज़ों को मैंने कवर किया था। और साथ बताया था कि एशिया लिंगानुपात के मामले में सबसे खराब कंट्री है। कंट्री नहीं है, एशिया तो महादेश है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। और यूरोपियन कंट्रियाँ जो हैं, यूरोपियन कंट्रियाँ, वो लिंगानुपात के मामले में अच्छा है। ठीक है ना? अच्छा का कारण क्या था कि यूरोपियन कंट्री के पुरुष प्रवास कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, साथ में यही बताते हैं ना। और साथ में स्त्रियां क्या है, वहाँ पर जो वहाँ की स्त्रियां हैं वह बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में चले जाते हैं, मतलब वो जिंदगी व्यतीत करते हैं। और तीसरा ने बताया था कि एशिया यूरोप की बातें अगर छोड़ के मैं बात करूँ कि यूएनओ ने अपनी ओर से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ओर से एक सर्वे किया, जिसमें 200 कितना 11 ना 39 और बात कर रहा हूँ, तो 211 देश पर सर्वे किया, जिसमें से 139 देशों का लिंगानुपात बहुत अच्छा निकला। अच्छा निकला था, यही दादा। इसका मतलब वहाँ पर लिंगानुपात अच्छा है, मतलब लड़कियाँ ज़्यादा हैं। और 72 ऐसा देश है जहाँ पर लिंगानुपात बहुत ही खराब है, सस्ता वाला है, वहाँ लिंगानुपात एकदम सही नहीं, स्त्री की संख्या कमी है। ये सारा चीज़ अभी मैंने तुरंत रिवीजन कर लिया, जितना पढ़ाए थे उतना रिवीजन कर लिए। अब चलते हैं इसका सेकंड टॉपिक जो है आयु संरचना। तीसरा आयु लिंग पिरामिड आएंगे, चौथा साक्षरता आएंगे। तो पहले सेकंड टॉपिक देखते हैं, आयु संरचना। ये पहला था, ये सेकंड है। आयु संरचना क्या है? तो आयु संरचना क्या है
कि विभिन्न आयु वर्गों वाले लोगों की संख्या, विभिन्न आयु वर्गों वाले, किसी का आयु एक जैसा नहीं है। यहीं पर देख लो, सबका उम्र एक जैसा नहीं है, अलग अलग हैं, आगे पीछे हैं, बहुत ही मुश्किल से वो एक साथ मिल जाए अलग बात है, लेकिन नहीं हो सकता है। विभिन्न आयु वर्गों वाले लोगों की संख्या को ही बोलते हैं हम लोग आयु संरचना कहते हैं। इसमें आयु संरचना को 3 वर्गों में डिवाइड करा गया, 3 भागों में। देखिए यहाँ आयु संरचना को 3 भागों में डिवाइड करा गया है। पहला है बाल आयु वर्ग, जो 0 से लेकर 14 साल के हैं। सेकंड में हम लोग का जो आता है वो आता है वयस्क आयु वर्ग, जो 15 साल से 59 साल के बीच में आते हैं। और तीसरा जो है वो वृद्ध आयु वर्ग है, 60 बछर या इससे अधिक के जितने व्यक्ति पाए जाते हैं, वृद्ध पाए जाते हैं, वो वृद्ध आयु वर्ग में रखे जाते हैं। इनमें से देखिए, ये जो बाल वर्ग है और जो वृद्ध वर्ग है, ये बाल वर्ग डिपेंड किस पर है? इस पर। और ये डिपेंड किस पर है? इसी पर। इसका मतलब जो वयस्क आयु वर्ग है, इसको एक और नाम से जानते हैं क्या? वर्किंग पीपल, यानी वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कार्यशील जनसंख्या। क्या बोलते इसको? कार्यशील जनसंख्या भी इसको बोलते हैं, यानी वर्किंग पॉपुलेशन भी इसको क्या बोलते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि यही जो उम्र है जिसमें आप कमाते हो, यही वो उम्र है जिसमें आप संभलते हो, यही वो उम्र है जिसमें आप सेविंग करते हो, बचाते हो। यही उम्र है जहाँ पर आप अच्छे और बुरे का फर्क आपको समझ में आता है। यही वो उम्र है जहाँ पर आप या तो बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाओगे या बहुत ज़्यादा बिगड़ जाओगे। ये वही उम्र है जिस पर लोग टोकते हैं। ये वही उम्र है जहाँ पर आप बात बात पर जो है दिग्भ्रमित हो जाते हैं, पथ भ्रमित हो जाते हैं, मतलब रास्ता चेंज कर लेते हैं। ये वही उम्र है जहाँ पर आपको जो है अच्छे बुरे की समझ कभी आएगी कभी नहीं आएगी। बुरा चीज़ ज़्यादा हावी होगा, अच्छे चीज़ कम हावी होंगे, आप बुरे रास्ते को चुन लोगे। लेकिन एक चीज़ है कि विवेकानंद साहब ने कहे थे, याद रखना, विवेकानंद जी ने कहे थे, बहुत बड़े ये संत थे। इन्होंने क्या कहे थे? स्टूडेंटों का एक बोलो तो मोटिवेशन गुरु है ये। इन्होंने कहा था क्या कि जीवन में 2 रास्ते आएंगे, एक अच्छे एक बुरे, सबका आता है। लेकिन अच्छे वाले रास्ते जो होते हैं वो कांटों से भरा होता है, और बुरे वाले रास्ते एकदम अच्छा वाला होता है, फूलों पीछे होते हैं। और लोग तो अच्छा वाला ही चुनते हैं ना। अच्छा वाला मतलब कौन सा? जो जिसमें किसी तरह का तकलीफ उसको ना हो, आराम से जाएगा, वो चीज़ को आदमी ज़्यादा सहूलियत को ज़्यादा चुनता है। देखते हो रास्ते में आते जाते जो रहते हो, तुम भी आते जाते हो, हम भी आते जाते रहते हैं, कौन करता है? अगर रोड में बीच रोड में पत्थर पड़ा है तो हम क्या करते हैं? गाड़ी या साइकिल अपना साइड से निकाल लेते हैं, नदियों की तरह। नदियों की तरह नहीं, नदियाँ ऊपर से चलती तो उसको ख़त्म कर देती है, और हम लोग क्या करते हैं? उसको साइड से अपना रास्ता बना लेते हैं। कभी उसको हटाने का प्रयत्न किए हैं? क्या है वह, कौन सा टाइम वेस्ट करेगा, हम करेंगे सबका भला होगा, ये सोच कर उनको छोड़ देते हैं। आएगा समझ में? तो याद रखना, इनका कहना है, विवेकानंद साहब का कहना है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप कोई सा भी काम कर रहे हैं और उस काम में आपका बहुत ज़्यादा दिक्कतें आए, तो जानिएगा वो काम हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। और जिस काम को करते वक्त किसी भी तरह का अड़चन ना आए, किसी भी तरह का जो है परेशानियां ना आए, एकदम आसानी से चले जा रहे हैं, तो जानिएगा वो काम हम 100% गलत कर रहे हैं। बात इस चीज़ को याद रखिएगा, हम नहीं कर रहे हैं, ये महापुरुष साहब कह रहे थे कि ये सच बात है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको एक चीज़ बताया था कि जब आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आदमी और डॉक्टर, उस घर का व्यक्ति सदस्य और डॉक्टर दोनों वहाँ पर मौजूद होते हैं, पेशेंट का मेंबर और डॉक्टर भी। और वो लोग दोनों तब तक खुश होते हैं जब तक उस मरीज जो बेड में लेटा हुआ है, जब तक उसका जो ग्राफ है कंप्यूटर में ऐसा ऐसा चलता है, तब तक खुश है। जिस दिन ये पूरा लाइन इस तरह बन जाता है, जिस लाइन पर ये दोनों नाखुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट इज नो मोर सॉरी, डॉक्टर सॉरी कह देते हैं। तो इसीलिए जीवन में ये चीज़ आना जरूरी है, उतार चढ़ाव आना जरूरी है, तभी आप दुनिया को समझ पाओगे। अगर आपका लाइफ इस तरह है ना, तो आप यकीन मानिए आप पूरी तरह से मृत्यु के समान है। आपको समझ में आएगा अच्छा और बुरा क्या चीज़ है। तो खैर मेरा ये टॉपिक नहीं था, बीच में कुछ मोटिवेशन था जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए मैं इसी से निकाला हूँ कि वयस्क आयु वर्ग में क्या होते हैं, क्या वयस्क आयु वर्ग और के नाम क्या है? कार्यशील जनसंख्या है, मतलब वर्किंग पीपल है, मतलब पॉपुलेशन है, मतलब इसी यही वो आयु वर्ग है जहाँ पर लोग काम करते हैं। आप बाल आयु वर्ग 0 से 14 साल की उम्र के बच्चे काम करते हैं क्या? काम नहीं करते हैं।
ये डिपेंड रहते हैं किस पर? इस पर डिपेंड रहता है, इन पर डिपेंड होते हैं। ये अपना खाना, अपना किताब, पढ़ाई लिखाई, जो भी खर्चा आता है सब यहाँ जो आयु वर्ग के लोग हैं वही मांगते हैं। अरे इस समय बात को नहीं, 0 से 14 साल की उम्र के बच्चे काम नहीं करते। आप लोग अभी काम कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। लेकिन 15 साल से 59 साल के बीच में क्या होते हैं? व्यक्ति काम करते हैं, और काम करते तो अपना परिवार संभालते हैं, परिवार संभालते हैं तो भाई जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, और वहां पर सारी चीज़ों को उसको डिमांड करा जाता है, फिर उसका फुलफिल करते हैं। वृद्ध आयु वर्ग ढलती उम्र के साथ ये काम करना बंद कर देता है, इसका शरीर साथ नहीं देता है, तो ये भी क्या बन जाते हैं? इसलिए बोलते हैं बड़ा और बच्चा, बूढ़ा और बच्चा एक समान। इनका भी दिमाग क्या हो जाते हैं? बस जस्ट लाइक बेबी, बच्चे की तरह। तो ये भी किस पर डिपेंड हो जाते हैं? इस पर। घर में जो बूढ़े पिताजी हैं, बूढ़े माताजी हैं, क्या उनसे काम करवाते हो आप? या कभी देखो काम करवाते किसी को? आपका नहीं तो किसी को तो होंगे, नहीं करवाते। वो क्या करते हैं? चुपचाप बैठे रहते हैं घर में, थोड़ा बड़ा जो काम जितना हम तो करते हैं। बाकी ये किस पर डिपेंड होते हैं? जिस बच्चे को बड़े कर दिए हैं, जो कमाने का लायक कर दिए, उसी पर डिपेंडेंसी बना रखते हैं। तो याद रखना, ये दोनों को क्या बोलते हैं? जैसे इसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या, इसलिए दोनों को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? ये दोनों को मिला के बोलते हैं आश्रित जनसंख्या। क्या बोलते हैं? आश्रित जनसंख्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी पॉपुलेशन कहते हैं, क्योंकि डिपेंड है ना, इस पर डिपेंड है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि क्या है। किताब में क्या लिखा है? किताब से बार पढ़ाता हूं मैं कि आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यहां देखो लोगो लिखा है, लोगो। सिर्फ यहां लोग मतलब क्या? लोग मतलब यहां पर मिला हुआ सब लोग हैं। यहां पर स्त्री पुरुष का कोई अलग अलग जिक्र नहीं करा गया है कि इसमें स्त्री आएंगी पुरुष नहीं आएंगे, इसमें पुरुष आएंगे कि स्त्री नहीं आएंगी, इसमें दोनों आएंगे, ऐसा कोई जिक्र नहीं, केवल लोग लिखा है। लोग मतलब क्या समझे? स्त्री पुरुष सब, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है। तो यहां लिखा है कि जनसंख्या संगठन का यह महत्वपूर्ण सूचक है आयु संरचना, क्योंकि 15 साल से लेकर 59 साल आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। कार्यशील जनसंख्या को तो याद कीजिए, अगर क्वेश्चन क्या करा जाए, कैसे करा जाएगा कि कार्यशील जनसंख्या कितना से कितना उम्र के बीच को कहा जाता है? तो 15 से 59, याद रखिएगा। कार्यशील जनसंख्या को और किस नाम से जानते हैं? वयस्क आयु वर्ग, या वयस्क आयु वर्ग को किस नाम से जानते हैं? कार्यशील जनसंख्या हो गया, ठीक है ना। वयस्क आयु वर्ग पर कौन सा आयु संरचना या आयु वर्ग के लोग डिपेंड रहते हैं? तो ये बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग का क्या एज है? 0 से 14, और वृद्ध का 60 या 60 से अधिक। हो गया, सवाल का उत्तर मिल गया आपको। तो आकार 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ क्या है? कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है और जनसंख्या युवा है। तो वृद्ध, जैसे इसमें किस में खर्चा होता है? आयु वर्ग वाले जो 14 साल से बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे, इस पर इसका स्कूल में, इसका कपड़ा जूता में, खाना पीना में, इसका भविष्य कैसे बनाएंगे उस चीज़ में खर्चा होता है। लेकिन वृद्ध वाला किसमें खर्चा होता है? केवल सरकारी अस्पताल में। सरकारी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? दवा में इसका खर्च ज़्यादा होता है, दवा दारू में इसका क्या हो जाता है? खर्च ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, क्योंकि वृद्ध आयु ढलते उम्र से बीमार पड़ने लगते हैं ना, और बीमार पड़ने लगते हैं तो फिर ये डिपेंडेंसी बना रखते हैं। तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा, मिटाइएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसा पिरामिड, अरे पिरामिड मिस्र में नहीं पाए जाते पिरामिड, मम्मी देखे है ना। तो चलिए आइए, अब उसी से सवाल यहाँ पर आता है। देखिए आयु लिंग पिरामिड का है, जरा इसको सुनिएगा। यहां पर लिखा है कि जनसंख्या, जैसे वहां पर क्या था, यहां पर क्या था, दोनों को बताता हूं। या मिटा दिए हम, आगे मिटाना नहीं चाहते हमको, खैर कोई बात नहीं, आप कॉपी लिखे वहां से देखिएगा। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय क्या है? आयु लिंग पिरामिड या आयु लिंग संरचना की बात है। देखिए जनसंख्या की सिंपल हम लिखते हैं, प्लेन में लिख देते हैं क्या, कि जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय है विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री पुरुष को संख्या से। ये क्या आयु लिंग पिरामिड का मतलब क्या है? विभिन्न वर्गों में, क्या विभिन्न आयु वर्गों में, एक काम करो मेरे साथ पहले लिख लो, ठीक है ना, फिर उसको करना हमारे साथ। सुनो देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, यहाँ जरा सुनिएगा क्या कहा गया है कि विभिन्न आयु वर्गों में पुरुष और महिलाओं की संख्या को आयु लिंग संरचना कहते हैं। नो सुनो, देखिए यहां पर है आयु संरचना और यहां पर है आयु लिंग संरचना। ए बाबू सुनो, देखिए हम जानते हैं लिंग मीन्स होता है मेल और फीमेल, यही ना होते, इतने जानते हैं हम। फॉर्म भरते तो लिखा रहता है, फिर आप मेल या फीमेल भरते हो।
याद करो जब इसको इसका डेफिनेशन लिखाया था क्या लिखाया था कि विभिन्न आयु वर्गों में की लोगों की संख्या, सिर्फ लोग लिखाए थे हम, इसमें महिला पुरुष नहीं कहे थे। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, पुरुष का भी वर्णन कर रहे हैं, महिला का भी कर रहे हैं, मतलब विभिन्न आयु वर्ग वही वाला ये है, लेकिन इसमें महिला पुरुष को सेपरेट करा गया है। कि विभिन्न आयु वर्गों में पुरुष और महिलाओं की संख्या को क्या कहा गया है, आयुलिंग पिरामिड कहा गया है। आयुलिंग संरचना कहते हैं, चूंकि इस जनसंख्या को पिरामिड के रूप में, अभी बताएंगे हम, या फिर ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसके जनसंख्या पिरामिड भी कहते हैं। एक ही नाम है, ये इसका नाम बोलो या इसका नाम, एक ही नाम है। यहां पर देखिए जनसंख्या पिरामिड जो होते हैं, वो जनसंख्या पिरामिड में देखिए पुरुष और स्त्री ये दोनों को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये दोनों को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, पुरुष और स्त्री। आप जब याद करो, आप क्लास 10 में जब थे तो ग्राफ बनाए थे ना ऐसे करके, ये होता था 0, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ओरिजिन बोलते थे। ये था वाई एक्सिस, ये था एक्स एक्सिस, याद आ रहा आपको, याद आ रहा ना। उसी तरह ग्राफ ऐसे शो करते हैं ना, ये रहा जनसंख्या, नीचे में क्या हो गया जनसंख्या, और ये क्या हो गया आयु वर्ग, आयु वर्ग, जिससे 0 से 10 साल, 15 साल, 5-5 ले लिया अंतराल, 15 साल, फिर 20 साल, फिर 25, फिर 30, चलते रहेगा। और इधर जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, 100 गो है, 200 है, 300, यानी 10 साल का 100 का आदमी है, 15 साल का जो है 200 का आदमी है, ऐसे करते चलते जा रहा है। ये जो है तो ये हो गया राइट साइड, मतलब अगर ऐसे खड़े रहेंगे तो ये क्या हो गया दायां साइड, ये दायां हाथ हम लोग का है। ये हो गया महिला के लिए यानी फीमेल, और ये हो गया इधर हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया मेल, यानी इसको बोलते हैं पुरुष, ये हो गया महिला। यानी पिरामिड में, जनसंख्या पिरामिड में दायां तरफ हमेशा फीमेल को प्रदर्शित करा जाता है। फिर सुन लो मेरे बात को, सवाल कहीं से भी कैसे पूछ सकता है कि जनसंख्या पिरामिड में महिला को जनसंख्या पिरामिड के ग्राफ में किस साइड में प्रदर्शित करते हैं, लेफ्ट की राइट। तो उत्तर क्या आएगा, महिला को राइट साइड में, आर फॉर राइट, और पुरुष को लेफ्ट साइड में प्रदर्शित करते हैं। अब यहां देखिए इसको कितने भागों में कर सकते हैं, इस चीज को आप जरा सुन लीजिएगा। तो जनसंख्या पिरामिड की आकृति देखिए, जनसंख्या पिरामिड की आकृति सुनिए कि जनसंख्या पिरामिड की आकृति, अब आकृति दिखाएंगे आपको हम, जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। यानी प्रत्येक आयु वर्ग में बायां जो भाग रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS, बायां भाग हमेशा पुरुषों का प्रतिशत, यहां पुरुष लिखे हैं आप, पुरुषों का कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये सही है लिखने का तरीका। पुरुषों का प्रतिशत, एक पुरुष से काम नहीं चलता ना, बहुत सारे पुरुष हैं यहाँ पर इसमें ग्राफ में। और जो दायां भाग है, दायां भाग हम लिखे कि नहीं लिखे, नहीं लिखे ना, भूल के आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, हम दायां भाग, और दायां भाग हमेशा स्त्रियों लिखिएगा, स्त्रियों का प्रतिशत को प्रदर्शित या दर्शाती है। आप देखिए आयु लिंग पिरामिड जो है, इसको कितने आकारों में बांटा गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं इसको यहां डेट कर दूं क्या, चलिए याद देखिएगा। पहला है आयुलिंग पिरामिड को जो है, इसका 3 प्रकार में इसको जो है बांटा गया है। पहला जो प्रकार इसका है वो है विस्तारित जनसंख्या, क्या है, विस्तारित जनसंख्या, ठीक है, एक्सपेंडेबल। दूसरा जो है वो है स्थिर जनसंख्या, स्टेबल, स्थिर, रॉ। और तीसरा जो है वह ह्रासमान। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखिए अब पहले यहाँ पर अपने स्तर से पहले समझा देंगे, फिर किताब समझा रहे हैं। देखिए विस्तारित जनसंख्या, विस्तार किसको बोलते हैं, अब विस्तार मतलब क्या होता है, विस्तार मतलब होता है स्प्रेड, फैलना। इसका मतलब क्या है, जनसंख्या क्या हो रही है, फैल रही है। और जनसंख्या फैलेगी कब, देखिए इसमें दो टर्म है, एक है जन्म दर,
एक है मृत्यु दर। यही वो चीज़ें हैं, एक के बढ़ने से दूसरे घटने से, दूसरे के बढ़ने से एक के घटने से जो चीज़ें, ये चीज़ होती है, ठीक है ना। जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर मतलब होता है बर्थ रेट, मृत्यु दर होता है डेथ रेट। याद करो मैंने इसको पढ़ाया था, इसको बोले थे क्या, CBR, इसको बोलते CDR, कहे थे ना, कहे थे। अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर कह दिया था। अब विस्तारित जनसंख्या क्या है, देखिए हम इसका मतलब क्या भी बोले, हमने इसका मतलब कहा कि विस्तार का मतलब होता है फैलना। इसका मतलब यहाँ पर भी दो ही टर्म होगा, या तो जन्म दर और मृत्यु दर, दोनों होगा। देखिए जन्म दर पहले समझ लीजिए, और मृत्यु दर, ये दो चीज़ है। एक बात बताओ, विस्तारित मतलब एक तरह से बोल दो कि बढ़ना। तो जन्म दर, मृत्यु दर, कौन अधिक कौन कम होने से विस्तारित जनसंख्या कहलाएगी। बस समझ आ रहा है, समझ में आपको ऐसा मतलब आ गया कि अगर जन्म दर अधिक हो, मृत्यु दर कम हो, तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी, फैलेगी, दूर दूर तक जाएगी। यही ना बात है, इसका मतलब यहाँ समझ आ गया। पहली बात इतना ही समझाएंगे, किताब से फिर आएंगे। स्थिर मतलब होता है रुक गया। यहाँ पर दोनों ही आएंगे, जन्म भी आएंगे और मृत्यु भी आएंगे। आप कोई बताओ इसमें कौन क्या होंगे, स्थिर। आपको समझ में आ रहा है, जन्म भी जितना होगा उतना मृत्यु हो रहा है, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, एकदम स्थिर है, स्टेबल। और इसमें भी दोनों आएंगे, जन्म और मृत्यु। आप बताओ ह्रासमान में क्या होना, किसका क्या होगा। ह्रासमान में होता है डिक्लाइन, घटना, जिसको बोलते हैं डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। मतलब कौन क्या होगा, जन्म दर कम होंगे, मृत्यु दर ज्यादा होंगे। इसका मतलब जनसंख्या क्या हो रही है, मृत्यु दर ज्यादा है, मृत्यु ज्यादा मर रहा है, कम जन्म ले रहे, मतलब घट रहा है, मतलब मृत्यु दर कम हो रहा है। तो इस समझ में आ रहा बात को अपने से। अगर आप इसका डेफिनेशन ना भी याद करो तो आप अपने हिसाब से एग्जाम में राइटिंग आंसर राइटिंग कर लोगे। लेकिन आप किताब में क्या लिखा है मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। आइए किताब में क्या चीज़ लिखा है इस चीज़ को देखिए। यहाँ पर जो आपको दिया गया है उत्तर में कि आयु लिंग पिरामिड ये बोलते हैं क्या, कि छाप के भी आपको बताना पड़ेगा, या फिर अगर आप किताब है तो आप देख लो अपने से, कि विस्तारित जनसंख्या का जो 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 फोटो होता है वो होता है त्रिभुज के आकार का। क्या होता है, त्रिभुज के आकार का, ठीक है ना, त्रिभुज के आकार का। यानी ये जो आधार है ये होता है कुल जनसंख्या प्रतिशत। क्या होता है, कुल जनसंख्या प्रतिशत, यही है। और आप जानते हैं कि इस साइड में, हालांकि ये बीचों बीच होगा, इस साइड हो गया लेफ्ट, लेफ्ट में क्या होता है पुरुष, और ये हो गया स्त्री। मतलब यहां क्या हो गया कि विस्तृत आकार वाला जो जनसंख्या पिरामिड है वो कैसा दिखता है, त्रिभुजाकार दिखता है। अभी लिखने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है ना। जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। तो विस्तारित जनसंख्या कहां पे मिल जाते हैं, तो पहला पॉइंट इसका मिल गया कि ये जनसंख्या ज्यादातर मिलता है अल्प विकसित देशों में। अल्प विकसित देशों में आपको विस्तारित जनसंख्या मिलेगा, मतलब जन्म दर ज्यादा मिलेगा, मृत्यु दर कम मिलेगा। साथ में लिखा है कि इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उच्च जन्म दर के कारण, अभी जो बताऊं वही लिखा है। तो ये चीजें कौन सा देश में है, तो पहला जो देश है वो है नाइजीरिया, दूसरा है अपना पड़ोसी बांग्लादेश, और तीसरा है अमेरिका वाला है मैक्सिको, जो टॉप 10 में सबसे नीचे, याद है टॉप 10 जनसंख्या में सबसे नीचे था, रसिया के बाद मैक्सिको था। तो एनबीएम नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको में आपको विस्तारित होती हुई जनसंख्या दिखेगी। मतलब यहां पर जन्म दर हाई है, मृत्यु दर कम है, बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, इसलिए ये चीज दिखते हैं। और विस्तारित जनसंख्या का रूप कैसा दिखता है, आकार कैसे दिखता है, तो त्रिभुजा आकार का। हो गई बातें, हम लिखा देंगे, थम जा। स्थिर का अगर बात कर लूं, स्थिर बने स्टेबल, यानी इसमें ये जो दिखता है, सबसे पहले देख लो, ये जो दिखता है ना, ये दिखता है घंटी के आकार का। कैसे दिखता है, घंटी के आकार का, मतलब बेल शेप्ड है, ये घंटी के आकार का ये दिखता है, ऐसे दिखेगा। कौन है, ऐसे दिखेंगे ऊपर, देखो बुलेट जैसा दिख रहा है, बुलेट जैसा त्रिभुजाकार। देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, जितना ये है उतना ये है, ना तो बड़ा ना तो छोटा, इक्वलिटी में है। इसलिए क्या है, यहां पर जितना जन्म लिया है उतना मरा है। ये पुरुष ये महिला, जितना पुरुषों ने जन्म लिया उतना स्त्रियों ने भी जन्म लिया है, या जितना उसने मरा वो उतना ही मरा। तो यहाँ पर ये जो है सुंडा आकार बोल लो, या फिर घंटी का आकार बोल लो, या बेल सेट बोल लो। तो स्थिर जनसंख्या कैसे होती है, बेल सेट। इसमें होता क्या है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। इसीलिए जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर जनसंख्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है।
रुक जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्थिर जनसंख्या। तो स्थिर जनसंख्या का आकार कैसा होता है? घंटी आकार का, और बेल शेप्ड और सुंडा आकार। ठीक है, तीनों चीज खोजने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन में अगर ये घंटी ना दे, बेल शेप ना दे, तो सुंडा आकार जरूर मिलेंगे, वो चीज आप ध्यान रखिएगा। और ह्रासमान में दिया तो अच्छा, एक चीज कहाँ पाया जाता है, ये स्थिर कहाँ पाया जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट में ये पाया जाता है स्थिर वाला। ह्रासमान क्या है? डिक्लाइन क्या है? तो डिक्लाइन क्या, देखो क्या दिया गया है, ये भी इसी तरह दिखता है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि आप तो अपने इस तरह से बता ही दिए हैं। किताब वाले देखते किताब क्या लिखा है। अब क्या तुम मजाक कर रहे हो किताब हमारे साथ हैं। ये संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाती है। यानी यहाँ पर जन्म दर होगा निम्न और मृत्यु दर भी होगा निम्न, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जन्म दर होता है कम और मृत्यु दर होगा ज़्यादा, जिस कारण से यहाँ पर क्या होता है, ह्रासमान जनसंख्या दिखती है, यानी शून्य या ऋणात्मक दिखती है। इस तरह के पिरामिड कहाँ मिलेंगे आपको? जापान में देखने को ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह का पिरामिड जापान में ज़्यादा आपको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जापान में। तो याद रखना तीनों का। ह्रासमान जनसंख्या कहाँ मिलेगी? जापान में। स्थिर वाला ऑस्ट्रेलिया में, और विस्तारित वाला नाइजीरिया, बांग्ला और मैक्सिको। याद हो जाएगा आपको, ऐसे कि नहीं याद होगा ऐसे कोई बात नहीं, आप कोनो ट्रिक लगा लो, याद कर लो। हालांकि मैं इसको लिखाऊंगा ही। और एक चीज़ यहाँ दिया, देख लो एक चीज़ें कि जनसंख्या का वृद्धि होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। और यह 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है, जिससे में विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। मतलब आदमी जल्दी से मरबे नहीं करता है, और नहीं मरता है तो जनसंख्या बढ़े घटेगी? बढ़ जाएगी। अब मर ही रहा है। कितना उम्र हो गया बाबा? 95 साल हो गया है, मर ही रहा है। कितना साल जिएगा? और नहीं को ना आता है एक बूढ़ा से पूछता ना, अब बड़े होकर क्या करोगे? बूढ़ा तकता है, आप कितना बड़ा होंगे? खत्म कहानी हमारा। अब तो कई साल कब, वो तो फिर बचपन में नेक्स्ट मिले तो फिर बचपन होंगे। अब कौन सा बचपन हमारा यार? वैसे पूछता ना, तो वही हाल यहाँ पर है। मरेगा तब तो नया जनसंख्या आएगी, कैसे आएगी? इस चीज़ को आप ध्यान में रख लो, ठीक है। चलिए अब लिखा रहा, उसको लिख लो अपराग से। तो अपना स्टेटस थोड़ा बात कर लेंगे। जब मिले अब बताओ हमें, सबसे बढ़िया लिंगानुपात किस राज्य का है? हैं? केरल। आप बताओ हमें, सबसे अधिक मतलब अच्छा लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? बताओ, जानते हो? नहीं जानते हो? बताऊंगा। आप बताओ, सबसे खत्म राज्य कौन सा है लिंगानुपात के मामले में, मतलब सबसे कम लिंगानुपात? राजस्थान में। चलिए, और अंतिम सवाल है कि क्या आप जानते हो कि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? आइए देखते हैं, सुनते हैं और चलते हैं। तो सवाल वही है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपने आंसर दिया, क्या दिया? केरल दिया ना, कि सर्वाधिक जनसंख्या लिंगानुपात वाला राज्य जो है हम लोग का केरल है। बिल्कुल सही उत्तर है, केरल है। केरल। केरल किसके लिए फेमस है जानते हो? मसालों के लिए। कर्नाटक चंदन लकड़ी के लिए। आइए, क्या उत्तर आएगा? केरल। मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, मतलब अच्छा लिंगानुपात है केरला में। मतलब महिला यहाँ पर ज़्यादा है, पुरुष कम है। महिला ज़्यादा है, पुरुष यहाँ पर क्या है? कम है, इसलिए अच्छा हुआ। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास है, 8 गो। सबसे ज़्यादा किसके पास है, जो मतलब बढ़िया है, स्त्री ज़्यादा है? वह है पुदुचेरी, तमिलनाडु वाला पुदुचेरी। इसमें कितना है जानते हो? केरल में आई थिंक सो 1000 पुरुष पर ना 1031 या कुछ है, देख लीजिएगा।
इसमें कितना है केंद्र शासित प्रदेश में? 1000 पुरुष पर 1084 को महिला है। समझते हो? 1000 पुरुष पर 1084 महिला। जन नहीं लिखेंगे, जाओ मिटा देंगे, जाओ। पहले सुनो, सुनते रहो, लिख देते हो। ये कौन सी उठा दिए यार? पहले सुनो, सुनते नहीं हो, इसलिए दर्द काहे कर रहा है हमारा यार? ए ठिपी गिरा है लड़का, ढकरवा गिरा है।